मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग गया है। मैतेई और कुकी के बीच की हिंसा के बाद देश भर में बवाल मचा था। यहाँ की समस्या पर लोगों का ध्यान गया, लेकिन 1.5 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि मणिपुर के सीएम को इस्तीफा देना पड़ा। चर्चा आज इसी पर होगी और देश में अवैध घुसपैठियों की बड़ी समस्या से निपटने के बजाय कौन हैं वो लोग जो इन्हें बसाने की बात कर रहे हैं। क्या इस देश की न्यायिक व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था में भी घुसपैठियों के लिए दरियादिली बढ़ी है? क्या सेक्युलरिज्म का फंडा अब देश को भारी पड़ने लगा है? बताएंगे आपको। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। आखिरकार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। मई 2023 से यहां लगातार जातीय संघर्ष चल रहा है। हालात इतने बिगड़े कि इसमें लगभग 300 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। मैतेई और कुकी दोनों समुदायों के बीच हिंसा होती रही, लोग मरते रहे, बर्बाद होते रहे। हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर पलायन करना पड़ा। इतना कुछ होने के बाद 9 फरवरी रविवार को सीएम वीरेंद्र सिंह ने राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात की और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। फिर ऐसी क्या बात हुई कि सीएम के दूसरे चेहरे पर सहमति ही नहीं बन पाई? हालांकि पूर्वोत्तर प्रभारी संबित पात्रा ने विधायकों के साथ बैठकें की, राज्यपाल से भी मिले, लेकिन बात नहीं बनी। 60 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी के पास 37 विधायक और सहयोगी दलों के 11 विधायक हैं। बावजूद इसके मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। मणिपुर हिंसा को लेकर पहले भी कई बार विधायकों ने दिल्ली जाकर अपनी नाराजगी जताई। मणिपुर के अंदर बीजेपी की लीडरशिप बटी हुई दिखी। पार्टी के अंदर ही वीरेंद्र सिंह को लेकर 2 गुट बन चुके थे। इधर समाधान तो नहीं निकला, लेकिन प्रदेश बीजेपी के भीतर ही कुर्सी की लड़ाई शुरू हो गई। मोदी सरकार को अपने ही शासन वाले प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने को मजबूर होना पड़ा। दरअसल कुकी समुदाय बीरेन लॉबी को पसंद नहीं करती। वहीं मैतेई किसी कुकी के नेतृत्व में नहीं रहना चाहते थे। बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती थी कि किसी ऐसे नेता को चुना जाए जो दोनों समुदायों को संभाल पाए, लेकिन किसी एक चेहरे पर सहमति नहीं बन पाई। बीजेपी को यह भी डर था कि वीरेंद्र सिंह की वजह से फ्लोर टेस्ट की स्थिति में कहीं उनके ही विधायक पार्टी छोड़कर न चले जाएं और व्हीप की अवहेलना हो जाए। केंद्र में जब अपनी सरकार हो तो ऐसा होना पार्टी के लिए सबसे ज्यादा शर्मनाक होता है। खबर तो यह भी है कि अक्टूबर 2024 में 19 विधायकों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर वीरेंद्र सिंह को सीएम पद से हटाने की मांग की थी। अगर विधानसभा का सत्र शुरू होता तो सबसे पहले विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव रखता और ऐसे में सरकार गिर जाती। पीएम की अमेरिका यात्रा पर भी सवाल उठ सकते थे, क्योंकि मणिपुर में चर्च और ईसाइयों पर हुए हमलों को लेकर यूरोप और अमेरिका चुप बैठने वाले नहीं थे। इसलिए जल्दबाजी में वीरेंद्र सिंह का शायद इस्तीफा लिया गया है। मणिपुर में बीजेपी के पास अपने 37 विधायक हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार है और लगभग 3 साल का कार्यकाल अभी बचा है। मोदी सरकार में ऐसा पहली बार हुआ जब पार्टी की अंदरूनी लड़ाई इस तरह से एक्सपोज हुई, खुलकर आई। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद कुछ बदलेगा या नहीं। आपको बता दें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार को राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने की ताकत देता है, जबकि अनुच्छेद 356 के तहत राज्य सरकार की शक्तियों को अपने अधीन कर लेते हैं। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजते हैं और फिर राष्ट्रपति केंद्रीय कैबिनेट की सलाह के बाद इसे लागू कर देते हैं और इसके साथ ही मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। राष्ट्रपति शासन को 6 महीने से लेकर अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। आपको ये भी बताते चले कि देश में पहली बार अनुच्छेद 356 का उपयोग प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में हुआ था, जब उन्होंने 1951 में इसे पंजाब में लागू किया था, जिसे करीब 1 साल तक जारी रखा गया था। बहरहाल, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और हिंसा भड़कने के 1.5 साल बाद ये इस्तीफा सौंपा है। सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी को राज्य में सरकार गंवाने का डर था? ये सबसे बड़ा सवाल है। वसुधैव कुटुंबकम हमारी संस्कृति है, भारत की संस्कृति है।
लेकिन अवैध घुसपैठियों को यदि सेकुलरिज्म की नजर से देखा जाए तो देश में विरोध तो होगा ही। आज के भारत में सेकुलरिज्म को ही कुछ लोगों ने वसुधैव कुटुंबकम समझ लिया है। जेएनयू हो या जामिया, ऐसे बड़े शिक्षा संस्थानों तक को भी अर्बन नक्सल सो कॉल्ड सेकुलरिज्म का गमछा ओढ़कर पहुंच जाते हैं। वैसे तो न्याय व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाए जा सकते, लेकिन हैरानी इस बात पर होती है कि अब इस देश की न्यायिक और संवैधानिक व्यवस्था में भी ऐसे लोगों के लिए दरियादिली देखने को मिल रही है। पहले अर्बन नक्सल ने मीडिया को निशाना बनाया तो खबरों को अपने हिसाब से परोसा गया। किसे मुद्दा बनाना है और किसे नहीं, बड़ी सफाई से उसे लिखा गया और छापा भी गया। शिक्षण संस्थानों में पहुंचे तो अपने हिसाब से पाठ्यक्रम चलाया। इतिहास को बदलने की भी नाकाम कोशिश की। फिर फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो इन्होंने यहां भी अर्बन नक्सलों ने भारतीय संस्कृति को खूब तोड़ मरोड़ कर पेश किया। कहानी अपने मन से गढ़ी और लोगों को पता ही नहीं चला कि कब उनकी ही संस्कृति का उनके ही सामने मजाक बनाया गया। लेकिन अब चिंता इस बात से ज्यादा बढ़ गई है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया जिसमें कहा गया कि शिक्षा के मामले में किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव न किया जाए। दरअसल न्यायालय ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को शहर में रोहिंग्या शरणार्थियों के बच्चों को सरकारी स्कूलों और अस्पतालों में सुविधा प्रदान करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया। हालांकि इस याचिका पर सुनवाई अगले सप्ताह के लिए टाल दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने कहा है कि अदालत सिर्फ ये जानना चाहती है कि ये रोहिंग्या परिवार कहाँ रह रहे हैं, किसके घर में रह रहे हैं और इनका क्या विवरण है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो अवैध घुसपैठियों और रोहिंग्याओं की तरफ से याचिका लगा देते हैं। आखिर कौन है लोग जो इन घुसपैठियों के साथ इतनी घनिष्ठता बना रहे हैं? दरअसल एनजीओ फॉर रोहिंग्या ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गुंजाउलिस ने कहा है कि उन्होंने एक हलफनामा दायर कर विस्तृत जानकारी दी है और बताया है कि रोहिंग्या शरणार्थियों के पास UNHCR यानी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त कार्ड है। ये तो था अधिवक्ता का पक्ष, लेकिन सोचिए अगर इन रोहिंग्याओं को शिक्षा देंगे तो क्या भारत की नौकरियों पर इनका अधिकार नहीं होगा? क्या ये भारत की नौकरियों पर अपना अधिकार नहीं जताएंगे? देश के दूसरे संसाधनों पर भी अपना हक जताएंगे? तो फिर भारतीयों के लिए क्या इससे बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी? क्या देश पर अतिरिक्त बोझ नहीं बढ़ेगा? और अगर इनमें से कोई विनाशक निकल गया तो भारत को खतरा पहुंचाने की कोशिश की गई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये बड़ा सवाल है। खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।